हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर। अब की बार हमने कुछ सोच कर कुछ डिसाइड किया है कि हम 3 महीने में हम लोग लगभग 3 महीने में लगभग 11th 12th का केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों को हम लोग रीडिंग कर लिया जाएगा। 3 महीने से कम, लगभग हमको लगेगा 2 महीने में हो जाएगा। वरना एक दिन में 8 वीडियो अपलोड करूँ, छोटा छोटा एकदम, 1 पेज 1.5 पेज 2 पेज, तो लगभग 3 महीना में 11th 12th का पूरा सिलेबस ख़त्म होगा। जिसको 11 करना है 11 कर ले, जिसको 4 वीडियो आएगा, जो 11 12 दोनों करना चाहता है तो उसका 8 वीडियो आएगा। बहुत छोटा छोटा 15 मिनट का, लगभग 3 4 घंटा में आप लोग देख लीजिएगा। NCERT सिर्फ और मेन फोकस रहता है NCERT, क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछ रहा है, तो यही हम लोग पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और आगे बढ़ेंगे और सब कुछ क्रैक कर लेंगे कोई भी एग्ज़ाम। चलिए करते हैं हम कोई वीडियो। पहला बात ये है कि आप लोग सोचते होंगे कि वीडियो एडिटिंग आप क्यों नहीं करते। पहली बात है कि वीडियो एडिटिंग हम करते ही नहीं, लाइव जो भी हो लाइव करते हैं, जो भी गलती हो जाए गलती से ही सीखेंगे हम, लेकिन वीडियो एडिटिंग नहीं करेंगे। साफ साफ यही बात है, हम जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ेंगे। तो भी हमको दिखाना है कि ये है वो है, हम ये है वो है, हम जो हैं। आप बनिए रीडिंग करके और एग्ज़ाम क्रैक कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। बायो का वो भी क्लास 11 का, इधर से कुछ अलग ही दिखाई दे रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं। आ जाए, फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जीव जगत, क्लास 11 का बायोलॉजी NCERT बुक्स। जीव जगत बहुत मज़े से पढ़ा जाए, पहले साइंटिस्ट के बारे में जान लिया जाए कौन क्या है, क्या करता है। देखिए, एर्नेस्ट मेयर है, एर्नेस्ट मेयर साइंटिस्ट का नाम है। साथ साथ अंडरलाइन भी करते चलिए, आपको जो अच्छा पॉइंट लगे, हमें जो अच्छा लगे हम अंडरलाइन करने, आपको जो अच्छा लगे वो आप अंडरलाइन करें। एर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में कैप्टन जर्मनी में हुआ था। आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकासपरक जीव वैज्ञानिक थे, जिन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा गया। आप अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की और 1975 से अलेक्जेंडर अगासी प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस के पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किया। कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें तो कुछ पूछेगा नहीं। हाँ, एक यह है मतलब अच्छा चीज़। 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा, ये सवाल मुझसे कभी नहीं, ऐसे पूछेगा नहीं तुमसे। आगे चलते अपने 80 सालों के कार्य जीवन में आपका पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास वर्गीकृति तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर अनुसंधान केंद्रित रहा। आपने लगभग अकेले ही विकासीय जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो क्या सच है। इसके साथ ही आपने हाल में ही स्वीकृत जीव विज्ञान जाति वर्ग की परिभाषा की अगुवाई की। मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए, जिन्हें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के तीनों ताजों की संज्ञा दी जाती है। 1983 में वॉल्जन प्राइज, 1998 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज और 1999 में कॉर्फुट प्राइज। मेयर ने 100 वर्ष की आयु में 2004 को स्वर्गवासी हो गए। चलिए मैं कहानी करता हूँ। 3 प्राइज मिला था, इन्होंने बहुत क्षेत्र में काम किया। 20वीं सदी के डार्विन कहेगा। चलते हैं, इनका कुछ खास नहीं है। जीव जगत, अब जीव जगत के बारे में पढ़े चलिए। जीव जगत कैसे निराला है। जीव के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विश्व में कारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अम्लीय मीठा जलीय झीलें, परिवस्थल अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट, दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियाँ,
घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी सार की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आवाहन करती है। पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदायों में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न है। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है, इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। अगला है जीव क्या है। जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम प्रायः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। विधि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीव के हैं। आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गमन आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ हम इन सबको विस्तार से समझने का प्रयत्न करें। सभी जीव वृद्धि करते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, ऊपर जानकारी है, पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, कुछ खास नहीं है। खाली लिखा लो ये जो सभी जीव वृद्धि करते हैं, बस काम खत्म। जीव के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्विगुणी विलक्षण है। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधे में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सके। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्र संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी से देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकते हैं। अधिकांश उच्चकोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक घटना है। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। यदि हम भार को वृद्धि का विलक्षण मानते हैं तो निर्जीव के भार में भी वृद्धि होती है। पर्वत, गुलासी तथा रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह और पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है, इसलिए वृद्धि को जीवों के एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उनका विवेचना करके यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण हैं। कुछ खास नहीं। इस प्रकार जनन भी जीव का विलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य को व्याख्या हो जाती है। बहुकोशिकीय जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, जिसके विलक्षण लगभग उससे अपने माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। फंजाई लाखों अलैंगिक जानवरों द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। निम्न कोटि के जीव जैसे ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया चैप्टा कृमि में वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंगों को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ कुछ अच्छा बात लिखा हुआ है, तो इसे मैं दोहरा देता हूँ। फंजाई लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करते हैं, सरलता से फैल जाती है। निम्न कोटि के जीव जैसे ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया चैप्टा कृमि में वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंगों को पुनः प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार के नया जीव बन जाता है। फंजाई तंतुमयी शैवाल मॉस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। जब हम एक कोशिकीय जीव जैसे जीवाणु, एक कोशिकीय शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हमें
पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा है कि एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि तथा जन्म इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जन्म नहीं करते। देखिए, खेसर या खच्चर, बंध्य कामगार, मधुमक्खी, अणुवर, मानव युगल आदि। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। यदि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में असक्षम है। जीवों का दूसरा लक्षण बकचयन है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते और उनका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा अपचायिक क्रियाएं हैं। सभी जीवों, चाहे वे बहुकोशिकीय हो अथवा एक कोशिकीय हो, में हजारों उपचायिक क्रियाएं साथ साथ चलती रहती है। सभी पौधे, प्राणियों, कवक तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती है। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रिया प्रदर्शित हो सकती है। जीव के शरीर से बाहर प्रकृति में की गई उपापचयी क्रिया न तो जैव है और न ही निर्जैव। अतः उपापचयी क्रियाएं निरपवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित है, जबकि पात्र में एकाकी उपचयी क्रिया जैविक नहीं। यद्यपि यह निश्चित है जीवित क्रिया है, अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट लक्षण है। शायद सभी जीव का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा विलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है, के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। हमें अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। पौधे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकैरियोट तथा प्राणियों दोनों में दीप्तकाल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है। इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन है। इसलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। जब हम मानव के विषय में यह चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे रहते हुए देखते हैं, जिससे हृदय तथा फुसफुस को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई गई होती है। रोगी का मस्तिष्क मृत सम होता है। रोगी में स्वचेतना नहीं होती। ऐसे रोगी जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते, तो क्या हम इन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे? उच्च स्तरीय अध्ययन में हम जीव विज्ञान, पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं उसमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती है। ऊतकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण है। इसी प्रकार कोशिकीय अंगकों के लक्षण अंगकों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं, बल्कि अंगकों में स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया करने के कारण है। उच्च स्तरीय संगठन, उद्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता की पदानुक्रम में यह अद्भुत घटना यथार्थ है। अतः हम यह कह सकते हैं कि जीव स्वप्रतिकृति, विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है, जो बाह्य उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखता है। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। वर्तमान, भूत एवं भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ अनुवांशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबद्ध है, परंतु यह पदार्थ सब में विविध अंशों में होती है। आगे जीव जगत में विविधता। यदि हम अपने आसपास देखें तो आप जीव की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे
कीट पक्षी पालतू अथवा अन्य प्राणी एवं पौधे हो सकती है। बहुत से ऐसे जीव होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके पास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाए तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इस जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हम यह स्मरण रखना चाहिए हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। आगे पढ़ेंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही।